दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता और दुनिया भर के जितने मजाहिब हैं वो कभी भी दहशतगर्दी जैसी सफाकियत का दर्स नहीं देते। यहाँ दुश्मन जो है वो अय्यार है, यहाँ दुश्मन जो है वो कम ज़र्फ है, यहाँ दुश्मन जो है वो निहत्ते लोगों पर बंदूक तानता है, उन्हें कत्ल करता है, बच्चों पर बंदूक तानता है। और सबसे बढ़कर ताने बाने सारे आपको अफगानिस्तान से लिंक्ड नजर आएंगे। DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। पाक फौज ने ट्रेन से मासूम यरगमालियों को बाहिफाजत निकाला। बाकी की जगह पर बहुत सारी गारें हैं जिन्हें क्लियर किया जा रहा है। 36 घंटे के अंदर इंतहाई दुश्वार गुजार जगह पर ऑपरेशन मुकम्मल किया। यकीन, एतमाद और प्लानिंग के साथ ऑपरेशन किया गया। भारत ने झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की। दहशतगर्दों का इंसानियत या किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। मासूम जाने बचाने पर बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। गुज़श्ता साल 1200 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर वक्त काम हो रहा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को स्पेस मिल रहा है। नेशनल एक्शन प्लान में 14 नकात थे जिन पर अमल दरामद हो तो दहशतगर्दी खत्म होगी। नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात में से एक नुक्ता फौजी कार्रवाई है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत मिलने के शवाहिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान के लोग दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस हैं। मिसिंग पर्सन से मुतल्लिक एक कमीशन बना हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान इस्लामाबाद में थे और DGISPR के साथ वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया जो वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी कर चुके थे और जिसमें उनका कहना था कि ये बलोच मसला नहीं है, ये बलूचिस्तान के लोगों को यरगमाल बनाने के मसाइल हैं और ये बलोच रवायात के एंटी मसला है। बलोच रवायात में ऐसा है ही नहीं कि आप किसी निहत्ते के ऊपर बंदूक ताने या किसी ऐसे निहत्ते पर फायर करें, ऐसी बलोच रवायात ही नहीं है। बलूचिस्तान की रवायात में या बलोच रवायत में इस तरह के जो वाक़यात है उनको बहुत ऐसी नज़र से देखा जाता है जिसका रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। उन तमाम रवायात को पामाल कर दिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये इनको बलोच ना कहा जाए। बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। पॉलिटिकल वॉइसेस जो उभर रही हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि वो दहशतगर्दी का पीछा करेंगे और इस नेटवर्क को ख़त्म किया जाएगा। इसके ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान भी जाएं तो उनका कलाकमा किया जाएगा। ये सारी बातें, ये सारी गुफ्तगू मुल्क भर में हो रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना था कि दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों का पीछा किया जाएगा, सहूलतकारों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके पाकिस्तान पर वार किया है। चंद शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर इस वाक़े पर पॉइंट स्कोरिंग करने में मसरूफ़ थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि इसकी मजम्मत भी करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उनकी अपनी पार्टी भी दहशतगर्दी से कितनी मुतासिर हुई और फिर उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है वो शहबाज शरीफ साहब लेकर कैरी करें तो इसमें क्या हर्ज है। गुफ्तगू करते हुए वो कह रहे थे कि इन सारे वाक़यात की वो भरपूर मजम्मत करते हैं। लेकिन फिर आउटकम क्या है, नतीजा क्या निकलेगा, बात किस तरफ जाएगी, इकट्ठ कब होगा, पॉलिसी कब बनेगी, नेशनल एक्शन प्लान जिसकी बात और बाज़गश्त हो रही है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाक़या हुआ जैसे APS का वाक़या था, तो हमने अपना सियासत को एक तरफ रख के कौमी मफाद को तरजीह दी। मगर जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों में बड़ा नुमाया मुकाम BNP मेंगल का है। सरदार अख्तर जान मेंगल साहब के पास चलते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुस्ताफ़ी होने के बाद, कौमी असम्बली की सीट छोड़ने के बाद आज वो कहाँ खड़े हैं, अपनी राय क्या रखते हैं, उनकी दानिश में बलूचिस्तान का जो इशू है वो कैसे एड्रेस किया जा सकता है और सबसे बढ़कर आज के दिन वो अपनी क्या ऐसी तजावीज़ शेयर करेंगे कि जिन पर अमल दरामद करते हुए शायद इस मसले का या इस प्रॉब्लम का हल निकाला जा सकता है। उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं क्या क्या गाइडलाइंस हैं जिनको अभी भी इम्प्लीमेंट अगर किया जाए तो हालात को संभाला भी जा सकता है
और आपकी पॉलिसी जो आप बताएंगे उसकी रोशनी में आगे बढ़ा भी जा सकता है। और फिर मैं ये दोहराऊंगा, देखिए सारा कुछ सरदार साहब बहुत कुछ हो सकता था और चीजें संभल सकती थी अगर रियासत, रियासती इदारे, हुक्मरान और वो सियासी पार्टियां जिनका मकसद और मनसब और मंशूर सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार ना होता तो बातें संभल भी सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी हमने आजमाया, रियासती इदारों को भी हमने समझाने की कोशिश की कि जी बलूचिस्तान को आप एक यूनिट और एक सूबे की हैसियत से ट्रीट करें तो बलूचिस्तान के लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम और कुछ नहीं मांगते, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए। जो हमारे वसाइल हैं उन पर दस्तरस हमारी होनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी उस हरकतों में कमी लाते या वो जो हरकतें जो पेश कर रहे हैं उनमें कमी लाने की बजाय उन्होंने रोज बरोज उसमें इजाफा किया। हमारे वसाइल तो लूट मार कर उन्होंने उसका तो सत्यानाश कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि हम बात करें तो मुतालबात रखें तो किसके साथ रखें। उनके सामने तो हम मुतालबात मैंने सुप्रीम कोर्ट में रखे थे भाई। जब मैं 2012 में सुप्रीम कोर्ट में आया था, अपीयर हुआ था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के हवाले से 6 नुकात हमने रखे थे। तो उनको नाम दिया गया जी ये भी मुजीबुर रहमान की तरह जो है अलहदगी की तरफ जा रहा है। हमने बोला, मैंने ये कहा कि जी हम अलहदगी की तरफ नहीं जा रहे, ये 6 नुकात हैं। उन 6 नुकातों को अब अगर आप गौर से देखें उसमें कोई भी ऐसी शिक नहीं थी, कोई ऐसा नुक्ता नहीं था जो आपके पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से हटके थी। यही था ना कि मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब किया जाए, जो ज्यादतियां हुई हैं उनका अजाला किया जाए, जो लोग बलूचिस्तान में होने वाली मजालिम ज्यादतियों में मुलविस है, चाहे वो सिविलियन हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, रियासती इदारों के लोग हैं, उनको कटहरे में लाया जाए। अगर बलूचिस्तान के लोगों से भी कोई गलती हुई है तो आपकी अदालतें हैं जी, आपकी कोर्ट से, एटीसी कोर्ट से लेकर आपके सुप्रीम कोर्ट में आपके जजेस तैनात थे, उनमें उनको पेश किया जाए। कम से कम उनके वर्षाओं को तो ये पता चले कि वो नौजवान जिसके लिए वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो जिंदा सलामत है। लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। और अब तो बात हमसे भी निकल चुकी। पहले तो ये होता था हमारे हाथ में इख्तियार कि जी हाँ सर, रियासत अगर कुछ इकदाम करती तो हम उनको कह सकते थे कि जी हाँ रियासत इदारे या हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टियां इसमें सीरियस है। हमें दत्कार कर हमारी उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया गया और हमें भी असेंबलियों से आउट कर लिया गया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो उनको करना चाहिए जिनको फॉर्म 47 के तहत वो मुंतखब इलेक्ट करके लाए हुए या सिलेक्ट करके लाए, इख्तियार उनके पास है, वही उसको हल कर सकते हैं। हम तो बेबस है, हमने तो हाथ उठा लिए हैं। सोच में जरा बर भी अभी तक इस्लामाबाद की फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि बलूचिस्तान को अभी तक वो लोग समझते ही नहीं है। बलूचिस्तान को सियासी अंदाज पे डील करने की बजाय वो उसको सिक्योरिटी हवाले से डील कर रहे हैं। उसकी वजह से बलूचिस्तान मैनेज नहीं हो रहा है। इफ्तिखार फिरदौस साहब के पास चलते हैं, तजियाकार हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस दहशतगर्दी की वेव को कैसे टैकल किया जा सकता है। जो डाटा आप इकट्ठा कर रहे हैं वो क्या पिक्चर दिखा रहा है, और ख़ासतौर पर जाफर एक्सप्रेस और ये दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात कहाँ जाके ये सिलसिला रुकेगा और कहाँ ये काबू में आ जाएगा, पॉलिटिकल रोल इसका, बाकी सारी चीज़ें, क्या आपका टेक है? पिछले 5 सालों के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर एक इंक्रीज ट्रेंड है, जो हम बहुत बड़ी हिस्ट्री छोड़कर जो देख रहे हैं, उसमें एक जो पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह होना चाहिए था ग्रीवियंसेस एड्रेस करने का, वो अपना काम जो है वो नहीं कर रही। और जिस जगह पर भी जो है वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है वो अपनी लेजिटिमेसी जो है वो खो देती है,
क्योंकि बलूचिस्तान के लोग ये समझते हैं, और जितने भी आप लोगों से बात करें, कि उनकी आवाज़ जो है वो बलूचिस्तान असेंबली से नहीं जा रही। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। तो फिर जब ये इस तरह होता है तो लोग जो है वो सड़कों पे निकल आते हैं, और दुनिया की कोई भी हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया की कोई भी ऐसे लोग जो लोगों की तलाश में होते हैं कि वो अपना काम उनसे करा सकें, उनके लिए ये सिचुएशन जो है वो आइडियल जो है वो बन जाती है। एक उसके एक्सटर्नल मुहर्रिकात हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान का इशू है, उसके अंदर ईरान का भी इशू है, उसके अंदर सीरिया के अंदर जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। आपके पास बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस पर इन्हिसार कर रही है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक रेकोडिक है और एक गवादर है, और अनफॉर्चुनेटली दोनों एक ऐसे एरियाज़ के अंदर हैं जिनको आप कॉन्फ्लिक्ट जोन गिरदाना जा रहा है, और दोनों जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो है वो रिलेटेड है। इसके अलावा एक बात यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है कि हम एक कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं कि एक दिन अटैक होता है केपी के अंदर उसी स्केल का, और फिर अगले दिन जो है बलूचिस्तान के अंदर उसी किस्म का अटैक जो है वो हो रहा है। बलूचिस्तान किस तरह एक बेहतर डगर पे जा सकता है, बलूचिस्तान किस तरह, क्योंकि इस वक्त सिर्फ लोग ही लापता नहीं है, बलूचिस्तान में तो रिट ऑफ द स्टेट भी लापता है, बलूचिस्तान में तो आइन भी लापता है, बलूचिस्तान में तो डेमोक्रेसी भी लापता है। लेकिन ये हल दें और इस हल पर कहें कि अगर इस तरफ आप नहीं गए तो फिर बलूचिस्तान में ऐसा ना हो कि हमारी आवाजें भी खत्म हो जाएं। दहशतगर्दी की वेव है जिसने बड़ी शिद्दत से हिट किया है, इससे कैसे बचना मुमकिन है, पॉलिटिकली कैसे देखा जा सकता है और मामलात कैसे देखे जा सकते हैं? ये जो नई लहर जिसने हिट किया है पाकिस्तान को, ये कहाँ जाके रुकेगी, कितने मसाइल और जन्म ले सकते हैं, या आप समझते हैं कि कंट्रोलेबल है ये सारी चीज़ें? देखिए, अभी तो सूरत हाल गंभीर है, और लेकिन कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन वो जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगी। उसके लिए दोनों चीज़ों को काम करना पड़ेगा। एक तो आपकी अस्करी हिकमत अमली में कोई तब्दीली भी चाहिए और बड़ी फोकस्ड होनी चाहिए। दूसरा सियासी अमल, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मुफ्ती साहब ने कहा कि हम किससे बात करें, ये आजकल हर कोई फैशन बन गया है सवाल पूछना किससे बात करें, क्योंकि BLA बात करना नहीं चाहती, उनकी पोजीशन तो बहुत वाज़ेह है। तो बातचीत का सियासी अमल बुनियादी तौर पे होता क्या है, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है? वो तो ये है कि आपने बुनियादी तौर पे जिनके ख़िलाफ़ आप जंग लड़ रहे हैं, जो सोरेश इंसर्जेंसी चल रही है, उसको आपने 3 हदाफ हासिल करने हैं। उसको डीलेजिटिमेट करना है, क्योंकि कोई भी इंसर्जेंसी आवाम के अंदर पॉपुलर ना हो तो उस वक्त वो चल नहीं सकती। एक तो वो आपने सियासी अमल से हासिल करते हैं कि उसकी सपोर्ट को आपने ख़त्म करना है। दूसरा, उसके जब सपोर्ट रुकेगी तो उसका ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई जो है उसकी कम हो जाएगी। तीसरी, आपको अच्छी इंटेलिजेंस मिलेगी। ठीक, अस्करी हिकमत अमली जो है अच्छी इंटेलिजेंस के बगैर नहीं चल सकती, वो पाकिस्तान में हो, अपने मुल्क में हो, बाहर हो। ठीक, तो 3 आदाब सियासी उसके होते हैं। फिर उसकी एक बड़ी हिकमत अमली होती है कि इसको ख़त्म करने के लिए कम अज़ कम क्या करें कि ये इनकी अपील मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। वायलेंस बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है, तो क्या वायलेंस की इजाजत दे दें? क्या इसकी इजाजत दे दें कि मासूम लोगों को बसों से उतार के मारना शुरू कर दें? जंग के भी कोई असूल होते हैं। क्या आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं, और फिर हमारे यहाँ इधर ये कंफ्यूजन कि हम जाके माफिया मांगे। अच्छा सरदार साहब, सरफराज भुगटी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि यरगमाली खातून हो, बच्चे हों, निहत्ते हों, तो बलोच रवायात ही नहीं है कि उन पर फायर करे, गोली चलाए। उन्होंने कहा ये प्रॉपर एक टेररिज्म का वेव है, इसका बलोच ना अकदार जो हैं, जो रवायात हैं, ना कोई उनसे ताल्लुक़ है, और ना उनका, वो कह रहे थे कि ये तो साथ इंटरनेशनल अम्ब्रेला भी इनको हासिल है, कुछ ऐसी कुव्वतें जो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहती हैं। इस पे क्या सा टेक है, इस पे कैसे, इस मुद्दे को कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखो फौद भाई, सरफराज भुगटी का जवाब देना मैं समझता हूँ कि किसी हवलदार को जवाब देना है कि मुतरादिफ होगा। यरगमाल ये मुल्क
73 सालों से यरगमाल बना हुआ है, मुल्क का आइन यरगमाल बना हुआ है, मुल्क की पार्लियामेंट यरगमाल बनी हुई है, मुल्क की अदलिया यरगमाल बनी हुई है, मुल्क का मीडिया यरगमाल बना हुआ है। ये यरगमाली उनको नजर नहीं आ रही। आप कहते हैं कि एंगेजमेंट अभी भी हो सकती है, हालात अभी भी टैकल किए जा सकते हैं, पॉलिसी अब भी बन सकती है, डायलॉग अब भी शुरू हो सकता है। आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि विल नहीं है और ना कोई मानेगा ना कोई चलेगा इस तरफ लेकर, ये आप बेसिकली फरमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता था। अब जो कहता है बहुत देर की मेहरबान आते आते, अभी भी देखें आप हुकूमत के रवैये में बातचीत का तो मुझे कोई आंसर नहीं नजर में आ रहा। अभी तक भी वो धमकी आमेज कि हम कुचल देंगे, कला कमा कर देंगे, उनको तहस नहस कर देंगे। तो ठीक है, आप तहस नहस पहले भी आपने किया, अभी भी कर दें उनको, लेकिन ये बात आपको समझनी चाहिए कि तहस नहस आप 75 सालों में जो आपने एक रट लगाई रखी है, उस तहस नहस के बदले में उनकी हिमायत और उनकी स्ट्रेंथ में जो इजाफा होता रहा है, और आप नाकाम हो गए अपने कला कमा और तहस नहस के उन अल्फाजों में। आप बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। हो सकती थी बातें, लेकिन अब मुझे ये तो पहले तो वो अपनी नीयत तो साफ करें बात करने का अंदाज अगर धमकी आमेज होगा तो कोई भी बाशऊर गैरतमंद शख्स जो है उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, मेरी तो तजवीज़ है, अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाती है बात करने के लिए, जो भी उन्होंने ऑक्शन के तहत, सिलेक्शन के तहत या इलेक्शन के तहत जिनको मुंतखब करके लाएं और सरफराज बुगटी की शक्ल में सरबराही में वो वफ्द भेजें, बोलान भेजें, जहरी भेजें, मकरान भेजें, वो जाके उन मिलिटेंट से बात करें, शायद उनकी बात सुन लें वो लोग। जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से, जो कि अफगानिस्तान में था, उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म, जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही है। दिफाई मामलात को समझने वाले एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि केपीके में और बलूचिस्तान में पैरेलल जो है मामला चल रहा है। वो कह रहे हैं कि जो ग्रुप केपीके में दहशतगर्दी के पीछे है, वही बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी के पीछे महसूस हो रहा है। उनका मजीद ये कहना था कि अम्ब्रेला कोई लगता है कि सेम है दोनों के पास। बन्नू अटैक होता है, उसके बाद टांक अटैक होता है, उसके बाद बलूचिस्तान का अटैक होता है, फिर मस्जिद में अटैक होता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इनकी ममासलत क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं? टांग के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 अटैकर्स जो है वो आए, उसी मॉडस ऑपरेंडाई के अंदर कि उन्होंने 10 अटैकर्स आए, सुसाइड बॉम्बर आया, उन्होंने अपने आप को उड़ाने की कोशिश जो है वो की। फिर मस्जिद के अंदर जो है ब्लास्ट जो है वो हुआ है साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर। हमने देखा कि बोलान के अंदर जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी जो है 8 लोगों को डैम से जो है वो किडनैप जो है वो किया गया। ये उस जाफ़र एक्सप्रेस के बाद के दिन की हम बात कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली एक सिचुएशन जो है बनती हुई आ रही है, और स्टेट का रिस्पॉन्स जो है जिसको हम कहते हैं कि होलिस्टिक रिस्पॉन्स, काइनेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं, हर स्टेट ने ये बताना है कि हमने अपने आप को इम्पोज करना है, स्टेट की रिट चैलेंज हो रही है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर वो रिस्पॉन्स भी उस तरह नहीं आया। पाकिस्तानी स्टेट का जो रिएक्शन है वो सिर्फ रिएक्शन के तौर पर है, उसमें कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी इस टाइम पर देखने में जो है वो नहीं है। 2-3 रोज़ में एक सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन अफगानिस्तान में के ऊपर ले आएंगे, और रेजोल्यूशन में हमने दहशतगर्दी के खिलाफ भी एक पैराग्राफ, बहुत सख्त पैराग्राफ डाला है, और इंशाल्लाह वो अप्रूव होगा। ये जो मूवमेंट है BLA की, या जैसे भी वो टैकल कर रहे हैं, इसमें आप कितना समझते हैं कि बैरूनी हाथ भी मुलव्वस है और बैरूनी सपोर्ट भी? जैसे कल DGI SPR भी बता रहे थे कि अफ़गानिस्तान में उनका कोई मास्टरमाइंड था जिनके साथ वो राब्ते में थे। फिर शहबाज राना सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि BLA और TTP का कोई ट्रेनिंग कैंप भी इकट्ठे हैं, कुछ ऐसे। बड़े इंडिपेंडेंट हैं शहबाज राना, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। तो इस पे गाइड कीजिएगा, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाह रहा हूँ। और देखें, बैरूनी
कुव्वतें, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर बैरूनी कुव्वतें जो है ना मुदाखलत नहीं करती। लेकिन क्या बैरूनी कुव्वतों ने उनको कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक को सलब किया जाए? ये तो खुद आपकी करतूत है। तो ज़ाहिर है आप जब गलतियां करेंगी, वो मसाइल जब हाईलाइट होंगे, तो आपने माशाल्लाह अपना तो कोई दोस्त छोड़ा ही नहीं है इस पूरे खित्ते में, नहीं पूरी दुनिया में। बताएं कि आपका दोस्त है कौन। और आपके चारों अतराफ जो 3 ममालिक हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, चौथे तरफ जो आपका एक साहिल है, तीनों ममालिक उनसे आपके ताल्लुकात कैसे हैं? इस्लामी हैं, ब्रादराना है, क्या है? एक समंदर ही बचा हुआ है जिसके लोग उम्मीद बैठे हुए कहीं वहां से कोई खतरा महसूस करें, कहीं वहां से कोई सुनामी ना आ जाए। बाकी तो कुछ अपने लिए दोस्त छोड़ा ही नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कि विल आ गई और करना भी चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में कौन सा आप समझते हैं कि क़यादत में आपके अलावा यानी आप साथ हों, और फिर कौन है जो इसे लीड करे इस सारे प्रोसेस को? मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या लीड करें, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, या शहबाज शरीफ साहब आपको लीड करते दिखाई दें, या कैसे ये चले मिल के प्रोसेस इस सारे को? कैसे कौन क़यादत कैसे लेके चले इसे? इस पर मैं गाइडलाइन चाह रहा हूँ आपसे सर। यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ, यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत जाफर खान एक्सप्रेस से ज़्यादा जो है ना रियासत के हाथों यरगमाल हैं। जो खुद यरगमाल हो, वो दूसरी बलोच यरगमाल लोगों को बाजियाब किस तरह करेगा? ये मेरा आपसे सवाल भी है और उसका जवाब भी है। वो जब तक इनको पॉलिटिकल आज़ादी नहीं होगी, पॉलिटिकल मनूवर करने की या पॉलिटिकल अपने कार्ड्स खेलने की, या ये अपनी आज़ादी से अपनी ग्रेस के साथ, पॉलिटिकल ग्रेस के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। आप समझते हैं कि कोई किसी भी तरह की अगर डिक्टेशन बीच में इन्वॉल्व होगी तो शायद ये आप समझते हैं पॉसिबल नहीं है। और बलूचिस्तान को छोड़ें, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सूबों के जो है ना एक डिप्टी कमिश्नर जो है ना अपनी मर्जी और अपनी पार्टी और अपने कॉलीग की मर्जी से जो है एक डिप्टी कमिश्नर नहीं रख सकता। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं यार? शहबाज शरीफ साहब कोयटा में मौजूद थे और उन्होंने इंदिया दिया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। DG ISPR भी इस्लामाबाद में सरफराज भुट्टी साहब के साथ प्रेस टॉक करते हुए बता रहे थे कि बैठा जा सकता है, बैठना चाहिए। तो क्या कॉमप्रस्त जमातों से, वहाँ की एलीट से, वहाँ के बड़े लोगों से भी रब्ता किया गया है? उनसे भी तजावीज़ मांगी गई हैं या क्या हुआ है? सरदार साहब, अभी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने या शहबाज शरीफ साहब ने आपसे कोई रब्ता किया? वो कोयटा थे, कल APC भी उन्होंने बुलाई है, उसका अनाउंसमेंट दिया है, तो कोई रब्ता हुआ सर? नहीं जी, मेरा रब्ता अभी नहीं हुआ। वो पिछली जो उन्होंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी कुछ अर्से पहले, उस ज़माने में जब उन्होंने मुझे दावत दी तो मैंने बोला मैं वो स्टेक होल्डर ही नहीं हूँ। स्टेक होल्डर वो होते हैं जिसके पास पॉलिटिकल या पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ हो। मेरी एक सीट थी, वो भी मैंने छोड़ दी है। स्टेक होल्डर वो है जो फॉर्म 47 के तहत आप लोग लाए हैं, तो उन्हीं को आप बुलाए, वही शायद बलूचिस्तान का मसला हल कर सकते हैं। इस वक्त उन्होंने मुझसे कोई ना रब्ता किया है और वो जानते भी है मुझसे रब्ते में उनको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, इसलिए वो सुनने की उनमें जो है बर्दाश्त नहीं है। इसमें कोई वक्त नहीं है, फौरी तौर पे अगर इम्प्लीमेंट कुछ हो गया तो फिर बचत का रास्ता निकल सकता है, फिर बेटरमेंट है, अदरवाइज तो देखें अभी जो करंट ट्रेंड अगर ये कंटिन्यूड रहा तो फिर तो आपको ऐसी खबरें मज़ीद जो है वो मिलेंगी। लेकिन अगर हमने रिएक्शन स्टेट की तरफ से देखा जो एक ऑपरेशन के तौर पे आया, आपने लोगों को तो छुड़ा दिया, लेकिन आगे क्या, लाइक व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि वो लोग तो वहीं पर हैं, उनके थ्रेट्स भी उसी लेवल के हैं, वो कार्रवाइयाँ अभी भी हो रही, KP में भी हो रही हैं, बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं। व्हाट इज़ द सिचुएशन नेक्स्ट? हमने कोई पॉलिसी लेवल मेजर इस टाइम में नहीं देखा। और एक मैं तो इस बात पर भी मुझे अफसोस होता है बतौर पाकिस्तानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, कहा गया कि इतने लोग जो है वो बचा लिए गए,
लेकिन इस मुल्क में एक सेगमेंट ऐसा है जो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि फ़ौज जो है वो कैजुअल्टी छुपा रही है या हुकूमत जो है वो झूठ बोल रही है। ये बात कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अपने मुल्क ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करके जो है 350-340 लोगों को बचा लिया और वो ज़िंदा हो के वापस आए। वो कहते हैं नहीं ये झूठ है, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो डिस्ट्रस्ट लेवल है वो इस लेवल तक जो है वो बन गया है कि जो लेजिटिमेसी है ऑफ कंसर्न्स वो भी कोई मानने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आकर अपना किरदार जो है वो निभाना पड़ेगा, वरना तो ये सिचुएशन बस ख़राब से ख़राब तर होती हुई नज़र आ रही है। अख्तर बेंगल साहब से होने वाली गुफ्तगू बड़ी मायूस थी। हमें उनके लहजे की वो गनगरज याद थी जब वो सुप्रीम कोर्ट आ गए थे और 6 नकात उन्होंने पेश कर दिए थे और उन्हें फिर शेख मुजीब कहा गया था उन दिनों। वो मायूस थे बैठे हुए और वो कह रहे थे कि मामला तो मेरे हाथ से भी निकल गए। वो कह रहे थे कि विल मौजूद नहीं है, हुकूमत के पास विल ही नहीं है। बलूचिस्तान का मामला उस दिन हल हो सकता है जिस दिन विल हो। और फिर वो बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारी अनकही बातें भी कह रहे थे। तो इन सारे मामलात में जो क़यादत है, पॉलिटिकल लोग हैं, वो अगर मिलकर नहीं बैठेंगे और ख़ास तौर पर कोई ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे जिसका कल कलां को मालिक बलोच साहब जिसका गिला कर रहे थे या जिसका गिला मौलाना फजलुर रहमान साहब करते दिखाई देते थे कि मैं तो गया था फिर मेरी बात ही नहीं मानी गई। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, तो उसके बगैर फिर कोई चारा शायद नहीं है। अदरवाइज़ जो दुश्मन है वो कम ज़रफ़ भी है, वो अयार भी है, उसे लोकल सपोर्ट भी हासिल है और उसका कोई मज़हब भी नहीं है। फ़ातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं और इनका खात्मा करने की सलाहियत हुकूमत के पास बड़ी बखूबी मौजूद है। ये तवक्को करता हूँ कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसको एक अहसन तरीके से सिचुएशन को डील करेंगे। दहशतगर्दी के वाक़यात से निपटते हुए बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्टेट का लबो लहजा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। तो जब स्टेट जंग लड़ रही है तो फिर लबो लहजा इसके मानी फिर क्या हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। जब आपका ट्रेन हाईजैक हो जाता है, ट्रेन हाईजैक के बाद वहाँ लोग जो हैं उन्हें कत्लो गारत का निशाना बनाया जाता है, बच्चे भी वहाँ और ख़वातीन भी, और ये सारे मामलात होते हैं। तो स्टेट का लबो लहजा तो फिर यही होता है ना कि वो भी फोर्स के साथ बाद में, ठीक है, डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हुए हर जगह जंग जहाँ भी हो रही होती है तो साथ पैरेलल डायलॉग्स भी हो रहे होते हैं। तो स्टेट का लबो लहजा तो फिर जहाँ भी दुनिया में ये वाक़या होगा, किसी भी कॉर्नर में होगा दुनिया के किसी भी खित्ते में, तो शायद स्टेट तो इसी तरह फिर रिएक्ट करती है। इस पे गाइड कीजिएगा कि क्या स्टेट का रवैया होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि स्टेट की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। क्या स्टेट की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बंदूक उठा के लोगों के पीछे पड़े? अभी तो चलो ये ट्रेन का वाकया हुआ है, जब तक के बलूचिस्तान के मसले को आपने पॉलिटिकल मसला नहीं समझा, आपने इसको अगर सिक्योरिटी मसला समझा हुआ है तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। अगर इसको पॉलिटिकल मसला समझकर पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए से पहले भी हल हो सकता था, अब भी हल होने की उम्मीद है, बशर्ते के हुक्मरान, रियासत, रियासती इदारे और वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां इसको जो है एक पॉलिटिकल मसला समझकर वो इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत ही कम नजर आई, क्योंकि मैंने 12 असेंबली फ्लोर पर उनको ये तजवीज़ दी कि बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए आप एक कमेटी बनाएं जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की पार्लिमानी जो अशखास है उन पर मुश्तमिल हो, और वो कमेटी बनी, लेकिन उस कमेटी की एक मीटिंग तक होने नहीं दी। मेरी तजवीज़ ये थी कि वो जाएं बलूचिस्तान, विजिट करें, ना कि सिर्फ कोयटा में जाके गवर्नर हाउस या चीफ मिनिस्टर हाउस या कैंट में विजिट करें, बल्कि बलूचिस्तान के हर कोने में जहाँ पर ये मसाले वहाँ विजिट करें, वहाँ पे आवाम से पूछें, वहाँ पे मुख्तलिफ मुख्तलिफ फिक्र के लोगों से राय लें। मुमकिन है इसमें कसूर और हम कौमपरस्तों को ठहराएं, लेकिन कुछ राय तो लेनी चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान की अहमियत क्या है? ग्वादर के सीपे का इफ्तिताह होता है तो पोर्ट का वहाँ पे आपके तमाम वज़रा आला नजर आते हैं, या तो कोयटे में आके इस तरह के हंगामी जो
मीटिंग होती है, आर्मी चीफ भी पहुंच जाते हैं, वजीर आजम भी पहुंच जाते हैं। क्या बलूचिस्तान की हैसियत सिर्फ यही है कि ऐसे वाकयात में आप बलूचिस्तान को याद करें? कोई इस काबीना की, किसी और मुख्तलिफ काबीनाओं की मुझे एक मिसाल दें कि उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दौरे किए, उन्होंने जाके लोगों की हाल पुरसी किए, वो मिसिंग पर्सन्स के लॉकिन के सर पर हाथ रख के उनसे पूछा हो कि जी आपका मसला कौन है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका शौहर है, उसको कौन ले गया है, वो ले जाने वाले जिम्मेदार कौन है? कभी किसी ने नहीं पूछा। अभी आप समझते हैं कि क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन किया जाए? फ़र्ज़ कीजिए कि विल बन गई है, फ़र्ज़ कीजिए इस मसले को हल करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आवाम के लिए, जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप बताइए कि क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका, कहाँ से शुरुआत की जाए और ए से लेकर जी तक कैसे इसको हल किया जा सकता है, स्टेप वाइज। देखें, सबसे पहले तो ये होगा हुकूमत को अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां और बलूचिस्तान पर होने वाले जुल्म और ज्यादतियों का एतराफ़ करना होगा, और उसके साथ ये भी उनको करना होगा कि जी जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिनके हाथों, चाहे वो आईनी तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान के हुकूक गज़ब किए, चाहे गैर आईनी तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म और ज्यादतियां किए, उनको सजाएं दी जाए। ऑपरेशन तो रोकना ही नहीं चाहिए। उसके ऊपर अगर बात करेंगे, वो तो उसमें इफेक्टिव कैसे हो सकता है, कैसा इक्विपमेंट चाहिए, बड़ा एक कॉस्टली वॉर है। और बलूचिस्तान की ट्रेन बिल्कुल ठीक है, DGISPR ने जैसे कहा भी है, तो उसके लिए अगर अपने जंग लड़नी है तो उसके लिए हिकमत अमली भी चेंज करनी पड़ेगी। गुरिल्ला वॉर को काउंटर करने के लिए जो है और हिकमत अमली चाहिए, जो आप TTP के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे ना, कि आप जाते थे, आपने साउथ में गए, नॉर्थ में गए, आप स्वात में गए, इलाके खाली कर लिए, लोगों को बाहर निकाल दिया, ऐलान कर दिया कि इसके बाद जो रहेगा हम उसको मार देंगे। ये वाले ऑपरेशन जो है ना, मैसिव लेवल के सर्च ऑपरेशन, ये बलूचिस्तान में नहीं चल सकते। बलूचिस्तान की इतनी आबादी नहीं है कि उसको निकालेंगे भी तो एक शहर के अंदर पूरी बलोच आबादी उसके अंदर आ जाएगी। ट्रेन बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए आपको बिल्कुल नए तरीके की एक जंग लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए हम कन्वेंशनल आर्मी रहे। ज़रार कंपनी क्यों अफेक्टिव हुई है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के वाक़े के बाद? इसलिए वो ट्रेन है, कमांडो, लेकिन ये कितनी फोर्स है, ये छोटा सा एक यूनिट है। तो इसके लिए अगर आपने उसको करना है, इक्विपमेंट अच्छा चाहिए, आपको AI की सपोर्ट चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो आपको ग्राउंड इंटेलिजेंस आपको बहुत अच्छी और इफेक्टिव चाहिए, और उसके लिए लोकल सपोर्ट बहुत चाहिए। उसके लिए लोकल सपोर्ट चाहिए। पॉलिटिकल अमल की एक अपनी जगह पे अहमियत है, उसको ये कंसीव नहीं कर पाई रियासत जो है 70 साल से, अब तो कम अज़ कम कर लें तो तभी हल निकलेंगे। सादा सी बात है, इसको ये घुमाने वाली और इसको उलझाने वाली बात ही नहीं है। ये बहुत सारे लोग जो मुखालफत करते हैं कि जी के मुज़ाकरात की और उसकी, उनको पता है कि भाई ये मुज़ाकरात हो गए तो बाकी जो बलोच हैं, जो नाराज़ बलोच हैं, जो मिडिल क्लास है, इस वक्त तो जितने सरदार हैं रियासत के साथ, एक सरदार के अलावा, सरदार मेंगल के अलावा बाकी तो सारे उनके साथ हैं, लेकिन उन सरदारों के साथ उनकी आवाम नहीं है। इस वक्त जो क़यादत है वो रेजिस्टेंस दो तरह की है, एक अस्करी है, मिलिटेंट है, वो BLA, वो भी मिडिल क्लास है, वो भी एजुकेटेड यूथ है। जो नई सियासी क़यादत उभर रही है, महारंग हो, सिमी बलोच हो, वो भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने सरदारों को इररेलेवेंट कर दिया है। सरदार सिर्फ अब रियासत और रियासती इदारों के लिए रेलेवेंट है, अदरवाइज़ उनकी कोई रेलेवेंस नहीं रही बलोच सोसाइटी में। बलोच सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई है, बलोच सोसाइटी ट्राइबल उतनी नहीं है। अब बेसिकली फरमा रहे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन पे बेसिकली काम करने की ज़रूरत है, कि ये आज से करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि मसला कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर निकल जाए।